Namaskar. Today I am going to explain user defined functions in Python. मैंने आपको बताया था कि functions क्या होते हैं. We can divide program in different tasks. These small tasks are called functions. हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम हम सीधे बना सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है, हम उस प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स कर दें और उन पार्ट्स के फंक्शन बना लें छोटे छोटे. तो हमने आपको बताया था कि फंक्शन तीन तरीके के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन. एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस. बिल्ट इन फंक्शन में क्या होता है, हमको कोई भी फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिल्ट रहते हैं. जो फंक्शन उनको यूज करना होता है हम यूज कर लेते हैं. जैसे इनपुट, प्रिंट, इसके लिए कोई भी फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती. दूसरे टाइप के फंक्शन होते हैं मॉड्यूल्स. अब वो जो फंक्शन होते हैं, मॉड्यूल फंक्शन होते हैं, उसमें हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है. अगर हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके फंक्शन नहीं आएंगे. तो हमें उस मॉड्यूल को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तब वो फंक्शंस आते हैं. जैसे हमने बताया था आपको मैथ फंक्शंस, दीज आर आल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शंस. तो उसके लिए क्या होता है, हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है. जब तक वो मॉड्यूल हम इंपोर्ट नहीं करेंगे वो फंक्शंस हमें नहीं मिलेंगे. तो पहला क्या हो गया, बिल्ट इन फंक्शन, यानी बिल्ट रहते हैं, उनके लिए कोई भी मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं होती, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे हम कॉल कर सकते हैं. जैसे इनपुट, प्रिंट. जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं यानी मॉड्यूल फंक्शंस हैं, इनके लिए हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, तब वो फंक्शन चलते हैं. अब ये तो बने बनाए फंक्शन हो गए, रेडीमेड फंक्शन. ये दोनों फंक्शन क्या है, रेडीमेड फंक्शन, पहले से बने हुए हैं. बिल्ट इन फंक्शन भी बने हुए हैं और मॉड्यूल्स फंक्शन भी ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनको सिर्फ हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज कर लेते हैं. अब कभी कभी क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जो फंक्शन इनमें कहीं होते नहीं, ना बिल्ट इन में होते हैं ना किसी लाइब्रेरी में होते हैं. तो हमें उन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है. तो अब फंक्शंस क्यों यूज करते हैं, फंक्शन, तो वो जो फंक्शन हमारे हैं वो कौन से फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस. तो तीसरा टाइप का फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि हम अपने फंक्शन बना सकते हैं. दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी प्रोग्रामर अपने फंक्शन बनाता है. अब इससे फ़ायदा क्या है, पहली चीज़ फंक्शन बनाने से फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि रीयूजेबिलिटी होती है. हमने एक बार फंक्शन बना लिया और उस फंक्शंस को हम बार बार यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है, रीयूजेबिलिटी मिल जाती है. एक बार हमने लिखा, बार बार कॉल किया. दूसरा हमें फ़ायदा ये होता है कि क्या होता है कि जब मॉड्यूल्स प्रोग्रामिंग हो जाती है, मॉड्यूल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब बड़ा सा प्रोग्राम होता है तो क्या होता है, पूरा प्रोग्राम समझने में प्रॉब्लम होती है. जब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं प्रोग्राम के, तो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं, समझ में आ जाता है कि इस पार्ट में ये हो रहा है, इस पार्ट में ये हो रहा है, इस पार्ट में ये हो रहा है. तो इससे प्रोग्राम समझ में आ जाता है. तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है. तो हमने आपको बताया कि फंक्शन क्या है. फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू. इन जनरल फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यू. कुछ फंक्शन नहीं रिटर्न करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम रिटर्न कराना चाहते हैं कि नहीं रिटर्न कराना चाहते हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन में बताया मैंने, बिल्ट इन फंक्शन एंड फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शंस. और थर्ड टाइप के फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिनकी हम चर्चा आज करना चाह रहे हैं. आज हम इन्हीं फंक्शन की बात करेंगे, यूजर डिफाइंड, यानी हम बनाएंगे जो फंक्शन, हम अपने फंक्शन बना सकते हैं, कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो दीज आर डिफाइंड बाय द यूजर, यानी यूजर मतलब प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम लिखेगा वो बनाएगा. जैसे हम अभी बनाएंगे तो ये दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो हम उनकी चर्चा करने वाले हैं अब. अब जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे बनाया जाता है. तो एक कीवर्ड होता है, एक कीवर्ड होता है जिससे हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनता है. वो कीवर्ड होता है डेफ, DEF. डेफ इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन. डेफ इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन. हम जो नया फंक्शन बनाना चाहते हैं, रेडीमेड फंक्शन जो नहीं है, अपना फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो किससे स्टार्ट होगा, डेफ से स्टार्ट होगा. तो DEF, डेफ इज अ कीवर्ड, इससे हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे. तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका क्या फॉर्मेट है. तो हम क्या लिखते हैं, डेफ, फिर फंक्शन नेम. नेम कोई भी हो,
कोई भी नेम हो वो आइडेंटिफायर के रूल्स फॉलो करेगा, चाहे वेरिएबल नेम हो, चाहे फंक्शन नेम हो, चाहे मॉड्यूल नेम हो। कोई भी नेम है, चाहे लिस्ट नेम हो, चाहे टपल नेम हो, चाहे स्ट्रिंग नेम हो, कोई नेम हो, वो रूल फॉलो करेगा आइडेंटिफायर के। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के। तो क्या होगा, डेफ फंक्शन नेम, फिर पैरेंथेसिस के अंदर फॉर्मल पैरामीटर्स। जो हमारे पैरामीटर हैं वो दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। फॉर्मल पर अगर हम खाली कहते हैं पैरामीटर्स तो पैरामीटर को ही फॉर्मल मान लेते हैं, और दूसरे जो एक्चुअल पैरामीटर हैं उनको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। एक्चुअल पैरामीटर्स आर आल्सो कॉल्ड आर्गुमेंट्स। तो दो तरीके के हमारे पैरामीटर्स होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। अब फॉर्मल और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? व्हेन वी डिफाइन अ फंक्शन, when we define a function and give parameters, these are called formal parameters or parameters. When we define a function and give parameters, these parameters are called formal parameters. You can say parameters only. तो जब हम फंक्शन बनाते हैं, जो पैरामीटर देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, these are formal, और ये ऑप्शनल होते हैं। हमें कुछ फंक्शन है जिनमें पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, कुछ फंक्शन में पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारे पैरामीटर्स क्या हैं? ऑप्शनल हैं। हम दे भी सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, और ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं देंगे। ज़रूरत के हिसाब से है कि हमारे पैरामीटर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो पैरामीटर होंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो पैरामीटर नहीं होंगे। तो ये क्या है? ऑप्शनल होते हैं। इसीलिए हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। कभी भी किसी भी सिंटैक्स में जो पोर्शन ऑप्शनल होता है उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये पोर्शन ऑप्शनल है। और फंक्शन कोई भी हो, एक पैरेंथेसिस जरूर लगेगा, ये इंडिकेटर होता है कि फंक्शन है। और फिर कोलन लग जाता है। कोलन, ये पूरी लाइन जो हमारी है, ये फर्स्ट लाइन, इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी है फंक्शन, ये फंक्शन हेडर है। ये जो पहली लाइन है इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। ये क्या है? ये फंक्शन हेडर है। जब हम डिफाइन करते हैं फंक्शन तो ये क्या है? पूरी ये पहली लाइन जो है फंक्शन हेडर है। और फंक्शन हेडर की का एंड किससे होगा? कोलन से होगा। जैसे ही हमने बताया था कि कोलन आ जाता है तो इसका मतलब उस चीज़ की क्या होगी? जैसे हमारा इफ का हेडर था, फॉर का हेडर था, व्हाइल का हेडर था, एल्स का हेडर होता है। तो जिसका भी हेडर होगा वो कोलन लगेगा, तब उसके अंदर उसकी उस हेडर की क्या होगी? बॉडी होगी। तो जैसे फंक्शन का हेडर है तो ये पूरी लाइन क्या है? इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। और इसी लाइन को हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप। ये फंक्शन प्रोटोटाइप भी है, चाहे उसको हेडर, फंक्शन हेडर कहें या फंक्शन प्रोटोटाइप कहें। तो when we define a function and first line of function is called function header or function prototype। तो ये पहली लाइन जो है ये फंक्शन हेडर कहें या फंक्शन प्रोटोटाइप कहें, और उसका एंड किससे होता है? कोलन से होता है। अब कोलन से होने का मतलब है कि फंक्शन डॉक स्ट्रिंग, फंक्शन डॉक स्ट्रिंग ये ऑप्शनल है। फंक्शन डॉक स्ट्रिंग हमेशा जो लिखी जाती है वो ट्रिपल कोड में लिखी जाती है। ट्रिपल सिंगल कोड या ट्रिपल डबल कोट्स में हम डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए होता है कि हम फंक्शन के बारे में बताते हैं कि इस फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं। तो ये हम बता सकते हैं। ये होता है डॉक स्ट्रिंग। ये जब भी कोई डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं वो ट्रिपल कोड में लिखी जाती है डॉक स्ट्रिंग। तो दैट इज कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग। ये ऑप्शनल है। उसके बाद हमारी फंक्शन की बॉडी होती है, बॉडी ऑफ फंक्शन, और जितना भी पोर्शन होगा ये एक टैब आगे होगा। इस क्योंकि यहाँ कोलन लगा हुआ है इसलिए इसकी फंक्शन डॉक स्ट्रिंग और बॉडी ऑफ फंक्शन दोनों एक टैब आगे से होगा। तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, या इसको कह सकते हैं फंक्शन हेडर। और ये डॉक स्ट्रिंग है, ये ऑप्शनल होता है। उसका बॉडी हुई, बॉडी में एक स्टेटमेंट हो सकता है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, और एक स्टेटमेंट जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से लेते हैं। और जो भी होंगे वो सब एक सीध में होंगे अगर आपका सीक्वेंस में है। बाकी आप कोई भी स्टेटमेंट हम लगा सकते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन में, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। ज़रूरत के हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट यूज हो सकता है। तो ये आपका क्या है? सिंटैक्स है, फॉर्मेट है। सिंटैक्स यानी फॉर्मेट। अब हम इसका एग्जांपल देखिए। हमने दो फंक्शन बनाए हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे हैं। पहला एग्जांपल क्या है? डेफ
ये डेफ है, डिफाइन ये कीवर्ड है। इसे उसके बाद क्या है, एरिया। एरिया क्या है, नेम ऑफ फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन नेम है। और ये आर जो है ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर है। आर क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। और कोलन लगा दिया। अब ये डॉक स्ट्रिंग हमने दिया, क्या लिखा, एरिया ऑफ सर्किल, ट्रिपल कोड में बंद कर दिया। ये हमारी क्या है, ये हमारी डॉक स्ट्रिंग है। ये क्या है, डॉक स्ट्रिंग है। उसके बाद क्या लिखा, अब इसमें दो लाइनें हैं बॉडी में। एक लिखा एज इक्वल टू 3.14 इंटू आर, दो मल्टीप्लिकेशन साइन 2। इसका आर दो मल्टीप्लिकेशन साइन 2 का मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर। यानी फार्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ सर्किल का, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो मैंने लिख दिया आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया, फिर हमने रिटर्न कर दिया। तो जरूरी नहीं कि हर फंक्शन में रिटर्न हो, हर फंक्शन में रिटर्न होना जरूरी नहीं है। फंक्शन वॉइड टाइप का भी हो सकता है, जब हम रिटर्न नहीं लगाएंगे इसका मतलब उस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, तो फंक्शन हमारा रिटर्न टाइप। अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करना है, इफ़ यू वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम फंक्शन देन वी यूज रिटर्न कीवर्ड। ये रिटर्न कीवर्ड क्या है, ये अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे हमने आपको बताया था ब्रेक और कंटिन्यू, तो तीसरा अनकंडीशनल स्टेटमेंट ये है रिटर्न। रिटर्न भी अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है। जैसे ब्रेक और कंटिन्यू होता है, वैसे तीसरा ये अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, वो क्या है, रिटर्न है। तो रिटर्न क्या करता है, जहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया है वहाँ वैल्यू लेके लौट जाता है। और हम पाइथन में हम एक से ज़्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो हम रिटर्न सीधे दे सकते हैं बगैर वैल्यू के, या हम दे सकते हैं एक वैल्यू के साथ, या मल्टीपल वैल्यू के साथ भी रिटर्न दिया जा सकता है पाइथन में। तो इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। या हम रिटर्न हटा भी सकते हैं, अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो हम रिटर्न नहीं देंगे, तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जैसे अब इसमें क्या होगा, ये एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करेगा और रिटर्न कर देगा। जो हम आर को पास करेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। ये फंक्शन है, इसको ये हमारा फंक्शन है, इसको हम कॉल करने के लिए यानी एक्सेस करने के लिए इसको करेंगे जब हम इसको देंगे। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। अब क्या, तो दूसरा फंक्शन आप देखिए, दूसरा जैसे हमने लिखा डेफ एरिया, जरूरी नहीं एरिया ही नाम हो, दूसरा नाम भी हो सकता है। जैसे हमने एरिया, ये भी एरिया का ही फंक्शन है, इसलिए हमने इसका भी नाम एरिया दे दिया। तो फंक्शन का नाम जब भी अगर एक ही प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो फंक्शन के नाम डिफरेंट होने चाहिए। तो ये अलग है, ये अलग है एग्जाम्पल, ठीक है। तो डेफ एरिया, यहाँ पर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। यहाँ जैसे एक पास हो रहा था, यहाँ दो पास हो रहे हैं, एल कॉमा बी। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर पास होंगे तो किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से सेपरेट होंगे। जब एक से ज़्यादा पैरामीटर पास होंगे तो किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो यहाँ दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, जैसे इसमें एक पैरामीटर पास हो रहा था और यहाँ दो पास हो रहे हैं, तो ये कोलन लग गया। ये क्या है, हमारा फंक्शन हेडर है, यानी फंक्शन प्रोटोटाइप है। अब ये क्या है, हमारा डॉक स्ट्रिंग है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर क्या किया आपने, किया ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, यहाँ कैलकुलेशन किया और यही हमने प्रिंट कर दिया। क्या कहा, एरिया इज ए, हमने यहीं कैलकुलेट किया और यहीं पर हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो जब यही डेटा यूज हो गया तो हमें वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम जैसे इसमें रिटर्न हो रहा है, यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो रिटर्न होगी जहाँ से कॉल किया गया है, और इसमें हमने रिटर्न नहीं किया, सीधे यही वैल्यू यूज की और कैलकुलेट की और यही प्रिंट कर दिया, तो हमने रिटर्न नहीं लगाया। तो फंक्शन में रिटर्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यानी दो तरीके का फंक्शन हो गया, एक रिटर्निंग फंक्शन और एक नॉन रिटर्निंग, यानी एक में वैल्यू रिटर्न करेगा, एक में वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से है कि हम वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं या नहीं। हम एक से ज़्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये हमारे दो फंक्शन हो गए जिसमें वैल्यू रिटर्न हो रही है, इस वाले फंक्शन में वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम का, जनरली छोटा सा स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम इन पाइथन। पाइथन का क्या स्ट्रक्चर है, अब देखिए। पहले क्या होते हैं, एक प्रोग्राम में कई फंक्शन हो सकते हैं। वी कैन क्रिएट मल्टीपल फंक्शंस, वी कैन डिफाइन मल्टीपल फंक्शन इन प्रोग्राम। जैसे हमने कहा एक फंक्शन ये है डेफ फंक्शन 1, फिर डेफ फंक्शन 2, डेफ फंक्शन 3, ऐसे करके जितने चाहे उतने फंक्शन हम दे सकते हैं। एक प्रोग्राम में हम एक से ज़्यादा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही फंक्शन डिफाइन हो। वी कैन डिफाइन मल्टीपल फंक्शन
इन अ प्रोग्राम। जितनी ज़रूरत है उतने हम फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। अब डिफाइन करने के बाद क्या होगा, टॉप लेवल, जब सारे फंक्शन डिफाइन हो जाएंगे तो टॉप लेवल स्टेटमेंट एज मेन। इससे पता चल जाता है, जैसे हम अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर लिखा, इससे पता चल जाता है, कंप्यूटर जान जाता है कि हमारा अब क्या है, फंक्शन खत्म हो गए हैं, अब मेन प्रोग्राम आ गया है। अब क्या होता है, जनरली हम चाहें तो किसी फंक्शन से दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस एनी फंक्शन फ्रॉम अदर फंक्शन। किसी भी फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम मेन से ही सारे फंक्शन कॉल करें, हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से, दूसरे से तीसरे फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। यानी किसी भी फंक्शन को किसी फंक्शन से कॉल कर सकते हैं या हम मेन से कॉल कर सकते हैं। हमें ज़रूरत के हिसाब से है कि हमें कैसी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो जैसे यहाँ क्या टॉप लेवल स्टेटमेंट्स एज मेन लिख दिया, इससे पता चलता है, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ये पता चलता है कि हमारा अब फंक्शन खत्म हो गए, अब हमारा मेन प्रोग्राम आ गया। फिर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसा करके आते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके जितने चाहे उतने स्टेटमेंट हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन तक जितने चाहे उतने स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है। इस जो फॉर्मेट स्ट्रक्चर है हमारा प्रोग्राम का, उसका एक हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है। इसका क्या लिखा हमने, डेफ इज प्राइम एंड एक नंबर पास किया। यानी इज प्राइम फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो हमने बनाया है वो प्राइम नंबर चेक करने का फंक्शन है। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो नंबर प्राइम का मतलब क्या होता है, जो अपने से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो वो क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है, अगर 1 से लेके अपने तक लूप चला दें, जो नंबर दिया उतने तक, और हर बार चेक करें, जितने बार वो डिवाइड करे उतने बार काउंटर बढ़ा दें, और फिर बाद में जब लूप कंप्लीट हो जाए काउंटर को चेक कर लें। अगर काउंटर 2 है तो नंबर प्राइम है, अगर काउंटर 2 नहीं है तो नंबर प्राइम नहीं है। तो हमने यही किया है। हमने क्या किया, डेफ इज प्राइम, फंक्शन का नाम क्या है, इज प्राइम है, और एक पैरामीटर पास किया जिसको हमें चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं। हमने क्या किया, काउंटर को पहले 0 ले लिया, फिर क्या किया, फॉर ए इन रेंज, हमने 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चलाया। तो फॉर ए इन रेंज 1, n+1, अगर n तक चलाएंगे तो एक कम तक चलेगा। तो हमने लिखा 1 से लेके n+1 किया, तो यानी 1 से लेके n तक लूप चलेगा। क्योंकि ये क्या करता है, रेंज फंक्शन क्या करता है, ये लिस्ट जनरेट करता है। तो लिस्ट कैसे जनरेट होगी, 1 से शुरू होगी और n तक की लिस्ट जनरेट हो जाएगी, और हर बार चेक करेगा, जब तक ये उस लिस्ट में डेटा रहेगा तब तक ये लूप चलेगा, और वो एक एक वैल्यू उसमें a में आती जाएगी। तो अब यहाँ क्या होगा, इफ n मॉडुलस ए, जो n हमने पास किया उसको मॉडुलस, ये मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, ये बताता है रिमाइंडर। अगर a n को डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगर n को a डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए इसका मतलब डिवाइड हो गया। अगर डिवाइड कर दिया तो हम काउंटर को 1 से इंक्रीज कर देंगे, c = c+1। अगर ये डिवाइड कर देता है n को a, जो लूप चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, a इज अ फैक्टर ऑफ n, यानी a ने n को डिवाइड कर दिया। जब जब n को a डिवाइड करेगा उतने बार हम c को बढ़ाएंगे 1 से। ये जब लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम चेक कर लेंगे कि c की वैल्यू क्या है। अगर c की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, 1 से डिवाइड हुआ होगा और अपने से डिवाइड होगा। अगर केवल 2 बार डिवाइड होता है, अगर हमने 1 से लेके उस नंबर से डिवाइड किया उस नंबर को, तो अगर केवल 2 बार डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर प्राइम है। तो हमने चेक कर लिया, c = 2, यानी c = 2 है, इसका मतलब केवल 1 से डिवाइड हुआ है n, और अपने n से डिवाइड हुआ है, यानी 2 बार केवल डिवाइड हुआ है। तो हमने कहा प्रिंट n इज प्राइम, एल्स प्रिंट n इज नॉट प्राइम। ये हमारा फंक्शन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, a = int इनपुट एंटर नंबर इज प्राइम a। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही। ये फंक्शन क्या हो रही, कॉलिंग हो रही। ये हमारी फंक्शन क्या हो रही है, कॉलिंग है। ये फंक्शन कॉलिंग है। अब फंक्शन कॉलिंग में क्या है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही थी, यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही थी, सीधे इसलिए हमने फंक्शन का नाम लिख दिया। अगर वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम उस फंक्शन को इक्वल से कॉल करेंगे, और जिसमें वैल्यू जानी है वो वेरिएबल होगा हमारा। तो अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन कॉल करना, तो हमारा फंक्शन कॉलिंग में क्या होगा, अगर हमारी वैल्यू रिटर्न हो रही है तो वेरिएबल होगा इक्वल, फिर फंक्शन नाम होगा, तब कॉल करेंगे।
क्योंकि इसमें वैल्यू कोई रिटर्न नहीं हो रही थी, इसलिए सीधे फंक्शन का नाम लिख दिया और पैरामीटर पास। अब यहाँ पर क्या है, दो तरीके का पैरामीटर होता है, मैंने बताया, एक होता है फॉर्मल पैरामीटर, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर। तो ये जो हमारा n है वो फॉर्मल है और जो यहाँ पर a है वो एक्चुअल है। ये वर्क कैसे करेगा, ये जैसे ही हम फंक्शन कॉल करेंगे इस प्राइम, वैसे ही ये a की वैल्यू n में कॉपी हो जाएगी जाके। क्या होगा, जो a की वैल्यू है सीधे सीधे n में कॉपी हो जाएगी, और ये n का प्रोसेस करेगा, इसलिए किसका प्रोसेस कर रहा है, a का प्रोसेस कर, यानी किसको चेक कर रहा है कि नंबर प्राइम है कि नहीं, जो हमने यहाँ a दिया है उसको चेक कर रहा है कि, क्योंकि क्या हुआ, a की वैल्यू यहाँ पर n में कॉपी हो गई आके। तो जब n को चेक कर रहा है कि प्राइम है कि नहीं, इसका मतलब किसको चेक किया, जो हमने a दिया था, जो हम नंबर यहाँ इनपुट करेंगे a, उसको चेक करेगा कि ये प्राइम है कि नहीं। तो सीधे जब भी हम कॉल कर रहे हैं तो a की वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी। और जितने पैरामीटर होते हैं जनरली उतने फॉर्मल पैरामीटर में उतने ही एक्चुअल देते हैं, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये तरीका है एक फंक्शन कॉलिंग का। अगर फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा वैल्यू तो इक्वल के साथ कॉल होगा, और जिसमें वेरिएबल में स्टोर होना है वो वेरिएबल भी साथ में देंगे, क्योंकि यह वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था इसलिए हमने सीधे कॉल किया है। अगर ये वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो वेरिएबल नेम इक्वल करके फंक्शन कॉल होगा। अब बात करते हैं, जो अभी पैरामीटर की बात कर रहे थे इतनी देर से, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन फंक्शंस, तो दो तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, एक होते हैं एक्चुअल पैरामीटर। व्हेन वी डिफाइन अ फंक्शन एंड गिव पैरामीटर, दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स और पैरामीटर्स। तो जब हम डिफाइन करते हैं वो क्या है, फॉर्मल है। तो यहाँ पर जो ये n है ये हमारा क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर है, ये फॉर्मल पैरामीटर। और यहाँ पर जो a पास हो रहा है, और क्या है, व्हेन वी कॉल द फंक्शन एंड गिव पैरामीटर्स, दीज आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और पैरामीटर देते हैं उनको कहते हैं एक्चुअल या आर्गुमेंट्स। व्हेन वी डिफाइन अ फंक्शन and give parameters, these parameters are called formal parameters or simple parameters, and when we call the function and give parameters, then these are called actual parameters or arguments। तो यहाँ पर जो है ये n जो है फॉर्मल पैरामीटर है, और यहाँ पर a जो है, a क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर है। ये क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर। ये एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। अब तो पैरामीटर्स आर फॉर्मल पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स आर एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर्स मस्ट बी वेरिएबल्स। जो फॉर्मल पैरामीटर होगा हमेशा वेरिएबल होगा, क्योंकि उसमें वैल्यू जानी है। तो हमारा जो फॉर्मल पैरामीटर है वो हमेशा वेरिएबल होगा। फॉर्मल पैरामीटर्स मस्ट बी वेरिएबल, एक वेरिएबल होना चाहिए। और एक्चुअल पैरामीटर्स में भी वेरिएबल्स और लिटरल्स और एक्सप्रेशंस। जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है वो वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे यहाँ वेरिएबल है, यहाँ ए क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है और लिटरल भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर है वो सिर्फ वेरिएबल ही होंगे, जितने होंगे सब वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो फॉर्मल पैरामीटर्स मस्ट बी वेरिएबल, बट actual parameter, in actual parameter we can use variables, we can use literals and we can use expression। किसी भी जो वैल्यू होगी उसी टाइप की होनी चाहिए, जिस टाइप का वेरिएबल वहाँ है जो पास करेंगे वैल्यू उसी टाइप की होनी चाहिए। तो एक्चुअल पैरामीटर्स में भी वेरिएबल्स और लिटरल्स और एक्सप्रेशंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स। हमारे जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के पैरामीटर्स होते हैं फॉर्मल। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पोजिशनल, एक होता है डिफ़ॉल्ट, एक होता है कीवर्ड्स और नेम्ड पैरामीटर्स। अब पोजिशनल का मतलब है, पोजिशनल में का सिस्टम ये है कि जितने पैरामीटर हमने फॉर्मल में दिए हैं,
पोजिशनल में कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने पैरामीटर हमने फॉर्मल में दिए हैं उतने ही पैरामीटर एक्चुअल में होंगे और सेम सीक्वेंस में होंगे। सीक्वेंस मस्ट बी सेम, यानी पोजीशन मस्ट बी सेम। जो पोजीशन फॉर्मल की है वही पोजीशन एक्चुअल की होनी चाहिए। ये हमारे क्या है, इसलिए इसको बोलते हैं पोजिशनल। पोजीशन का मतलब है जिस सीक्वेंस में हमारे फॉर्मल पैरामीटर हैं उसी सीक्वेंस में एक्चुअल होंगे, यानी जो टाइप है वो मैच करना चाहिए। जो वैल्यू पास कर रहे हैं या वेरिएबल दे रहे हैं वो उसी सीक्वेंस में होने चाहिए और उतने ही होने चाहिए। जितने फॉर्मल में हैं उतने ही एक्चुअल में होने चाहिए और उसी सीक्वेंस में होने चाहिए। सीक्वेंस मस्ट बी सेम, सीक्वेंस मस्ट बी सेम इन पोजिशनल पैरामीटर। तो जो सीक्वेंस आपका फॉर्मल में है वही सीक्वेंस एक्चुअल में होना चाहिए और उतने ही होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ छोटा सा बनाया है, डेप्थ सम a, b 2 पैरामीटर पास किए। तो ये क्या है, ये हमारे फॉर्मल है, ये क्या है फॉर्मल पैरामीटर्स, ये फॉर्मल है। अब यहाँ हमने क्या किया, प्रिंट सम इज a प्लस b कर दिया, यहीं पर सम प्रिंट हो गया। और ये दो हमने 2 पैरामीटर हैं यहाँ, यानी ये क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर्स, ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। और उसी सीक्वेंस में है, ये क्या होगा, ये जो 20 है 20 जाएगा a में और ये 10 जाएगा b में। उसी सीक्वेंस में जाएगा, ये 20 जाएगा a में और 10 जाएगा b में। तो हमारे टाइप भी सेम होने चाहिए। यहाँ तो दोनों आईडी टाइप के हैं, लेकिन कब ऐसा जरूरी नहीं होगा। हमारे डिफरेंट टाइप के भी पैरामीटर हो सकते हैं कि एक इंटी है, एक फ्लोट है, एक डबल है, एक स्ट्रिंग है, इस टाइप के हो सकते हैं। तो टाइप भी सेम होना चाहिए, सीक्वेंस और टाइप सेम होना चाहिए पोजिशनल में। तो ये एक्चुअल है और 20 जाएगा पहले वाले पैरामीटर में और 10 जाएगा दूसरे वाले पैरामीटर में। तो दीज आर फॉर्मल पैरामीटर एंड दीज आर एक्चुअल पैरामीटर। और जितने फॉर्मल की तो 2 हैं उतने ही एक्चुअल हैं और सीक्वेंस मस्ट बी सेम, सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। ये हमारा पोजिशनल का कॉन्सेप्ट है। दूसरा हमारा है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में हम जब फॉर्मल में हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, वी कैन असाइन वैल्यू। हम चाहें तो सब में वैल्यू असाइन कर दें, अगर हम चाहे सब में असाइन कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ में असाइन कर रहे हैं कुछ में नहीं असाइन कर रहे हैं तो जो असाइन कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड में होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले असाइन कर दिया वैल्यू और बाद में असाइन नहीं किया। यानी राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा वो वैल्यू असाइन होनी चाहिए। अगर दोनों हैं वैल्यू असाइन, कुछ पैरामीटर असाइंड वैल्यू वाले हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाले हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे रहे हैं और कुछ में नहीं दे रहे हैं, तो जिसकी वैल्यू दे रहे हैं वो राइट हैंड साइड में होंगे और जिसकी नहीं दे रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम जिनकी दे रहे हैं वो लेफ्ट में है और जिनकी नहीं दे रहे हैं राइट में होगा। तो या तो सबकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट हो, या अगर सबकी नहीं है, कुछ डिफ़ॉल्ट है कुछ नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज वाले पैरामीटर्स हैं वो राइट हैंड साइड में होंगे। जिनकी वैल्यू डिफाइन नहीं किया है, डिफाइन वैल्यू नहीं दी है, वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। जैसे यहाँ पर 3 पैरामीटर हैं, डेप्थ, फंक्शन का नाम है सिंपल, p, r, t = 5। यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। यहाँ पर क्या होगा, ये t = 5 होगी। अब ये वर्क कैसे करता है, जब अब यहाँ पर क्या है, यहाँ सिंपल फंक्शन है, यहाँ सिंपल का फार्मूला लगा हुआ है और यहाँ प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ मेन में क्या हो रहा है, हमने ये 3 वैल्यू दे के पास किया। अब 3 वैल्यू दे के पास किया तो 2000, 5 और 3 हमने 3 वेरिएबल हैं, तीनों वैल्यू दे दी। जब हम तीनों वैल्यू दे देंगे उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पहली वैल्यू है, ये पहली वैल्यू चली जाएगी पहले वाले में, दूसरी चली जाएगी
दूसरे वाले में, और तीसरी चली जाएगी तीसरे वाले में। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो t=5 है ये 5 वैल्यू नहीं लेगा, ये 5 वैल्यू नहीं लेगा। हमने तीनों वैल्यू पास कर दिया है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू t की 5 है ये नहीं लेगा। जो हमने पास किया है इससे कैलकुलेशन होगा। हमने t=5 दिया, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, लेकिन अगर हमने वैल्यू दे दी है व्हेन वी कॉल फंक्शन एंड गिव वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर वैल्यू थ्रू एक्चुअल पैरामीटर, then program control take actual parameter value and ignore default value। क्या करेगा, जो हमने वैल्यू यहाँ पास की है वो लेगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको इग्नोर कर देगा, उसको नहीं लेगा। यानी ये t=5 नहीं लेगा, t की वैल्यू क्या लेगा, 3 लेगा, 3 चली जाएगी। और दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिखा है सिंपल 5000, 10। हमने तीसरी वैल्यू नहीं दी है। जब हम वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जिस पैरामीटर की हम नहीं देते हैं तब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये 5000 जो जाएगा वो किस में जाएगा, ये 5000 जाएगा P में, और 10 वाला जाएगा R में। ये 10 किस में जाएगा, ये R में जाएगा, कॉपी टू R, ठीक है, ये R में कॉपी होगा। अब हमने t की वैल्यू दी नहीं है, जब हम जिस समय t की वैल्यू नहीं देंगे, जिस समय हम t की वैल्यू नहीं देंगे तब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, ये 5 ले लेगा। ये कैलकुलेशन जो होगा, ये दो बार हमने कॉल किया फंक्शन को, सिंपल 2000, 5, 3। उस समय क्या होगा, हमने तीनों वैल्यू दे दी है। जब हम तीनों वैल्यू दे देते हैं तो तीनों वैल्यू 2005 P में कॉपी होगा, 5 R में कॉपी होगा, और 3 T में कॉपी होगा। उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। लेकिन दोबारा हमने फिर कॉल किया, जब हमने दोबारा कॉल किया है तो 5000 जाएगा P में और 10 जाएगा R में, लेकिन t की वैल्यू हमने दी नहीं है, तो तुरंत ही वो t की वैल्यू 5 जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ले लेगा, उससे कैलकुलेशन करेगा। तो जब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, व्हेन वी कॉल द फंक्शन एंड गिव डिफ़ॉल्ट वैल्यू आल्सो, देन प्रोग्राम कंट्रोल टेक एक्चुअल वैल्यू, इट इग्नोर द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो उस समय क्या करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इग्नोर कर देता है। लेकिन जब हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू नहीं देते हैं, उस समय क्या करता है, हमने नहीं दिया तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको लेके कैलकुलेशन करता है। ये है तरीका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का। तो अगर हम चाहें तो हम सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें, हम चाहें तो कुछ की दें, कुछ की ना दें। अगर कुछ की दिया है, कुछ की नहीं दिया है, तो जिसकी नहीं दिया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो लेफ्ट साइड में होंगे, और जिनकी दिया है वो राइट हैंड साइड में होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बाद वाला पैरामीटर बगैर डिफ़ॉल्ट वाला हो, इससे क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो पहले होंगे नॉन डिफ़ॉल्ट, जिनमें वैल्यू नहीं डिफाइन किया है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिया है। लास्ट में जिनकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है वो होंगे। ये तरीका है। और अगला क्या है, कीवर्ड्स और नेम्ड पैरामीटर। अब कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि किस सीक्वेंस में हमने मान लिया फंक्शन बनाया और उसको कॉल कर रहे हैं, हम भूल गए कि किस सीक्वेंस में हमने वहाँ पैरामीटर दिए थे। हम भूल जाते हैं कि जब हमने फॉर्मल पैरामीटर दिए थे, फंक्शन बनाया था, फंक्शन डिफाइन किया था, तो उसमें क्या सीक्वेंस था। तो हम सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। We can change the sequence when we call the function. If you want to change the sequence when we call the function, यानी एक्चुअल पैरामीटर का अगर हम सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, नेम्ड पैरामीटर देंगे। जो पैरामीटर वहाँ थे उनके नेम दे देंगे, वैल्यू पास कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड नेम्ड पैरामीटर। अगर हम जैसे मान लिया हमारा क्या है, ये देखिए, ये सिंपल फंक्शन है, PRT है, 3 पैरामीटर हैं, और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया और प्रिंट किया गया। अब हमने यहाँ क्या किया, हमने लिखा, हमने यहाँ नेम दे दिया। तो यहाँ क्या किया, R = 5, P = 5000, T = 10। हमने यहाँ पर नेम दे दिया, जो नेम यहाँ थे यही वैल्यू पास कर दी। तो इससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ R की वैल्यू 5 हो जाएगी, P की वैल्यू 5000 हो जाएगी, T की वैल्यू 10 हो जाएगी और पास हो जाएगी। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमें सीक्वेंस में वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हम सीक्वेंस में वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, इफ़ वी डोंट वांट
पास वैल्यू इन सीक्वेंस देन वी यूज नेम्ड पैरामीटर। उस समय हम क्या करते हैं, नेम के साथ वैल्यू दे देते हैं। जैसे हमने लिखा r = 5, p = 5000, t = 10, तो सीधी वैल्यू चली जाएगी। सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया। दूसरी बार फिर कॉल किया हमने, क्या कहा, t = 10, r = 2, p = 10,000, तो ये वैल्यू चली जाएगी। यानी 2 बार हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो 2 बार वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे इसमें भी हमने 2 बार कॉल किया है, तो जितने बार हम कॉल करेंगे उतने बार वो फंक्शन कॉल होगा। यानी फ़ायदा समझ में आया कि वी कैन यूज मैनी टाइम, यानी रीयूजिबिलिटी। एक बार फंक्शन हम बनाएं और उसको बार बार यूज करें, और जहाँ चाहें वहाँ यूज करें। यहाँ तो एक ही जगह यूज हो रहा है, हम अलग अलग प्लेस से भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन में बना दिया, उसके बाद हम क्या करें, उस फंक्शन को अलग अलग तरीके से कॉल कर सकते हैं। और हम चाहें तो मॉड्यूल भी बना सकते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हम अपने मॉड्यूल भी बना सकते हैं, जैसे रेडीमेड मॉड्यूल होते हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम अपने भी मॉड्यूल बना सकते हैं। और मॉड्यूल बना के उनको जब चाहें तो इंपोर्ट कर लीजिए और उनके फंक्शंस को यूज करिए, ये भी हम कर सकते हैं। इसमें ए लूप है, हम चाहें तो यहाँ वैल्यू दूसरा दे सकते हैं, यहाँ चाहें तो हम दे दें बी और यहाँ बी पास कर दें। अगर कन्फ्यूजन कभी कभी होता है, बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर ए लूप चल रहा है, यहाँ तो क्योंकि ये पार्ट अलग है, ये फंक्शन है, ये मेन पार्ट है, तो एक सेम टाइप की लूप हो सकती है, लेकिन हमने बदल दिया। हमने क्या किया, बदल दिया। यहाँ बी है, बी में वैल्यू आई और बी चला गया। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता था कि जैसे यहाँ ए लूप चल रहा है और यहाँ ए वैल्यू इनपुट हो रही है, तो ये हमारा फंक्शन है और ये मेन है, दोनों में सेम टाइप वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमने क्या किया, बदल दिया है, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके, प्लीज टेक एन स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया कि फंक्शन क्या होते हैं, 3 तरीके के फंक्शन होते हैं बताए हमने। फिर वो जो 3 तरीके हैं उनमें हमने बताया यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, और पैरामीटर के टाइप क्या होते हैं और किस तरीके से कॉल करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाके भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो बहुत गंदी बात है, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कौन सा वीडियो आया है नया। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो क्या होगा, आपको फिर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये वीडियो आ गया। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन हो रहता है, उसमें क्लिक करके ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो इससे पहले जो वीडियो आए हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी, और जो नए आएंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया तो बार बार सब्सक्राइब ना करें, सिर्फ वॉच करें और अपने नियर और डियर को शेयर करें, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगले वीडियो में हम, अभी ये हमारा फंक्शन का फर्स्ट पार्ट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।